कि जहाँ अपनी मीटिंग होती है वहाँ बारिश हो जा रही है, लेकिन इस बारिश को रहमत मानकर और ये मानकर कि ये पेचीदगियाँ वक्ती है, इसके बावजूद शायद कुदरत हमारा और आप लोगों का अज़्म देखना चाहती है कि बारिश के बाद भी हम डटे रहते हैं कि नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह बारिश के बाद भी साथी निहाल अहमद साहब को चाहने वाले और समाजवादी पार्टी के जियाले डटे रहते हैं। मैं अपनी तकरीर साथी के नाम से शुरू करती हूँ क्योंकि ये मेरे वालिद का तरीका था। साथी का मतलब होता है बराबर। साथी जो होता है वो बराबर का दर्जा रखता है, हम सब बराबर हैं। और यहाँ कोई बहुत टैक्ट में रहने वाला लीडर जो अपनी जूतियाँ किसी से सीधी करवाता हो या कोई आसमान के ऊपर देख देख के बात करता हो, ये लीडरशिप मालेगांव ने कभी पसंद नहीं की। साथी निहाल अहमद साहब भी हमेशा वर्करों के साथ रहे, उनके साथ बैठे चटाई पर, दरी पर, और उनसे अपनी बात दिल की कही और उनके दिल की बात सुनी। वही तरीका हम लोगों ने सीखा है कि साथी बनकर सियासत करना, राजा बन के सियासत करना, ये जमहूरियत में नहीं होता। तुम साथी हो, तुमको कोई बात अच्छी लगेगी तुम हमको बोलो, हमारी कोई बात तुमको बुरी लगती हो हमको मशवरा दो, सख्ती से बोलो, हम नाराज नहीं होने वाले। और हमारी इज्जत नफ्स इतनी सी नहीं है कि किसी के नाराजगी के दो जुमलों से हमारी इज्जत चली जाएगी। अगर कोई शिकायत करता है, अगर हमारी कोई बात में तुमको लगता है दुरुस्ती करना है, तुम अगर बोल सकते हो तो बोलो, हम बुरा नहीं मानते, क्योंकि हमारी दुरुस्ती वही करवाना चाहता है जो हमारा हमदर्द होता है। और ये इलाका हमेशा से साथी निहाल अहमद साहब का हमदर्द रहा है। यहाँ जो भी लोग बैठे होंगे, मैं मानती हूँ कि इनके वालिद दादा तब से वो साथी निहाल अहमद साहब से जुड़े हुए लोग होंगे। ये इलेक्शन जो असेंबली का इलेक्शन आ रहा है, ये सिर्फ एक इलेक्शन नहीं है, ये मालेगांव शहर की नई क़यादत और मालेगांव शहर का मुस्तकबिल तय करने वाला इलेक्शन है। ये ऐसा इलेक्शन है कि अगर ये हरे झंडे की सियासत से अपन बाहर नहीं निकले, दोनों हरे झंडे, तो ये समझ लो ये हरा झंडा जो है वो भगवे झंडे को आने की दावत दे रहा है। ये छुपे हुए बीजेपी के दलाल हैं जो एक शिंदे को बोलते हैं कि हमसे मोहब्बत करते हैं, शिंदे उनसे मोहब्बत करता था, तो हमारे मालेगांव के लिए कोई रियायत क्यों नहीं दिया उसने? कैसी मोहब्बत थी? सिर्फ अकेले में इनसे मोहब्बत करते थे क्या वो मुफ्ती साहब से? ये याद रखो कि 12 नवंबर के मामले में सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला इलाका जहाँ हम खड़े हैं, इस मामले में 12 नवंबर का वाक़या हुआ, मुस्तकीम जेल में थे, लेकिन उस वक्त भी मैंने अपने वर्करों के साथ मिलकर एहतजाज किया। उस वक्त एक बार मैं कोर्ट से वापस आ रही थी तो मैंने देखा कि शेख आसिफ साहब जो है वो बड़े गुस्से में गांधी जी के पुतले के पास बाइट दे रहे थे, तकरीर कर रहे थे। मैंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बोला, वहाँ के एतराफ़ के लोगों ने बताया कि नवाब मलिक साहब को पुलिस ने पकड़ लिया है, उसमें ये गुस्से में रास्ता रोको कर रहे हैं। तो मैंने ये सोचा कि 12 नवंबर में जब हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा था और बेगुनाह लोग जेल में थे, उसके बारे में कभी वो एहतजाज करने रोड पे नहीं आए। उनके अब्बा थे नवाब मलिक, उनकी पार्टी के थे, तो उसके लिए रिकॉर्ड करने के लिए ये लोग पहुंच गए। इनको शहर के लोगों से कुछ लेना देना नहीं, नवाब मलिक के और पार्टी को खुश करने के लिए बराबर एहतजाज कर रहे हैं। इनका ऐसा है कि इन्होंने पार्टी बदला। अजीत दादा पवार जो है वो बीजेपी के साथ पैक्ट में है, अगर उनके साथ उनके झंडे के साथ आ जाएंगे तो लोग मुसलमान वोट नहीं देंगे, इसलिए एक नया फितना लाया उन्होंने, नया झंडा बना के, और वो हरे झंडे के सामने ये हरा झंडा ला रहे। हरा झंडा अगर मुसलमानों की पहचान है तो जब 12 नवंबर में हुजूर के शान में गुस्ताखी के खिलाफ जमा हुए थे तो उस वक्त ये हरा झंडा लेके दोनों लोग क्यों नहीं पहुंचे? जब गढ़ की यात्रा का मामला हुआ, गढ़ की यात्रा में लोग रमजान के महीने में उधर से यात्री जो आ रहे थे उन्होंने मस्जिद के सामने डीजे बजाया, रमजान महीने में नमाज में खलल हुआ,
तरावी में खलल हुआ, उस वक्त कोई आया नहीं बोलने के लिए। ईद के दिन जब तुम्हारे ही इलाके का एक बंदा जब फलस्तीन का झंडा लहरा रहा था, तो उस वक्त मुफ्ती साहब जो शहर के एमएलए भी हैं और ईदगाह के खतीब भी हैं, उन्होंने अखबारी नुमाइंदों के सामने, टीवी चैनल वालों के सामने ये साफ कह दिया कि मेरा इससे ताल्लुक नहीं है। जब कहा था हरा झंडा और मुसलमानियत, जब वोट मांगनी होती है तभी तुमको हरा झंडा और इस्लाम नजर आता है। और जब मुसलमान परेशान होते हैं, जेल में जाए जाते हैं, बिला वजह केस में फंसाए जाते हैं, जब क्यों नहीं आते तुम? जब तुम जूते संभालते हो, बीजेपी के बनाई हुई हुकूमत के वजीर आला के जूते संभालते हो। मैं तो मानती हूँ कि ये हमारे लिए शर्म की बात है कि एक इमाम, एक खतीब किसी फिरका परस्त के जूते संभालता हो और हम उनको अपना रहबर बोले। ये हमारे लिए, हमारे शहर के लिए शर्म की बात है। आज वक्त ऐसा आ गया है कि जब पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ और एक जबरदस्त तादाद में मालेगांव शहर ने सेकुलर उम्मीदवार को, इंडिया अलायंस के उम्मीदवार को चुनकर दिया, तो ये शहर पर पूरे हिंदुस्तान की नजर है। आपको मालूम होगा कि बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया के सेक्रेटरी ने ट्वीट किया था कि मालेगांव के लोगों ने और जिहाद किया। तो उस वक्त से उनकी नजर है कि मालेगांव शहर में सेकुलर लोगों को तोड़ा जाए, इसीलिए दो ऐसे लोगों फितने को फैला दिया जो उनके लिए राह हमवार करे। बीजेपी के अजीत पवार के साथी एक झंडा लेकर आ गए और एक वो झंडा लेकर आए जो खुलेआम बोलते हैं कि मैं 2.5 साल एकनाथ शिंदे के साथ रहा। शिंदे कौन है? जो शिवसेना से निकल के बीजेपी के साथ हुकूमत बनाया और ये बोलकर बनाया कि हिंदुत्व को बचाने के लिए हम लोग अलग हो रहे हैं। तो समझ लो, हिंदुत्व को संभालने बचाने में एक सत्तार साहब थे और एक लगता हमारे यहाँ के एमएलए साहब थे, जो हिंदुत्व के नाम पे बनी हुई हुकूमत के साथ दे रहे हैं। जबकि ये हिंदुस्तान जो है जमहूरी मुल्क है। इस मुल्क में गंगा और जमुना दोनों तहजीब रहनी चाहिए, मतलब अकलियत और अक्सरियत दोनों के मज़ाहिब की इज्जत होनी चाहिए। हम किसी के मजहब को बुरा नहीं बोलते, उसकी वजह यह है कि हम हमारे मजहब के खिलाफ बुरा सुनना नहीं चाहते। अगर हम किसी को जलील करेंगे तो जाहिर सी बात है सामने वाला भी हमको जलील करेगा और वो तादाद में ज्यादा है। अगर वो जलील करने जाएंगे तो हमारी तादाद इतनी नहीं है कि हमको रोक पाए, और ना ही हमारे साथ पुलिस होती है। पुलिस हमेशा अक्सरियत के साथ होती है, हुकूमत के साथ होती है। लेकिन इसके बावजूद भी शिवाजी के पुतले पर हम लोगों ने, समाजवादी पार्टी की तरफ से निहाली वर्करों ने जो एहतजाज किया, उस वक्त वही शिवसेना के लोग, वही विश्व हिंदू परिषद के लोग आकर बोलते थे कि अगर माँ का दूध पिया है तो शिवाजी के पुतले के पास आके दिखाओ। हम लोगों ने वहाँ धरना भी किया और उनको बता दिया कि हम माँ का ही दूध पिए हैं, और वो सामने खड़े रहे, देखते रहे, और उनके सामने हमने शिवाजी के पुतले को जाकर हार पहनाया। ये है निहाली दबदबा। तुम बता दो कि एक एहतजाज करने के लिए कोई जगह मांगे, शहर के एमएलए, उनको बोल दिया गया हट जाओ, तो वो जाके एटीटी के सामने चले आए। ये उनका दबदबा है कि पुलिस ने एक बार कह दिया फौरन मान लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस के पुराने दोस्त हैं। लेकिन उनकी दोस्ती का मालेगांव शहर को क्या फायदा मिला? जब लोग परेशान रहते हैं, केस में फंसाए जाते हैं। तुम एक बात समझ लो, अब फिरका परस्ती ने अपना रुख बदल दिया है। फिरका परस्ती जब पहले हुआ करती थी तो फसाद होते थे, लोगों को दंगे किए जाते थे, उनकी दुकानें मकाने जलाए जाते थे। लेकिन अब जो है फिरका परस्ती ऐसे बदल गई है कि जहाँ अक्सरियत नहीं है, जो उनको वोट देने वाले नहीं है, जहाँ माइनॉरिटी है, जहाँ मुसलमान है, वहाँ उनके तरक्कियात के काम नहीं किए जाते, उनकी रोड नहीं बनाई जाती, उनकी गटरें नहीं बनाई जाती, इसलिए कि लोगों के कारखाने तक पहुंचना, अपने कारोबार की जगह तक पहुंचना वो मुश्किल रहे, क्योंकि नक्लो हमल रास्ता सबसे अहम चीज़ है कारोबार के लिए। तो इसलिए हमको जो इन्होंने नोचा है 5 साल, हमारे यहाँ के तरक्की के सारी चीज़ें बंद करवा के, हमारे यहाँ के एमएलए जो हैं वो मुर्गे
बन गए थे दादा भूसे के सामने और उनकी ही बांग दिया करते थे। और मालेगांव शहर का जो हम टैक्स 70% भरते थे उनको वो उस तरफ इस्तेमाल करते थे। और उसी वक्त शेख रशीद साहब मेयर बनने के लिए उन्होंने दादा भूसे के साथ ऐसा मुआहदा किया जिसमें मालेगांव शहर का सारा फंड जो हमारी सड़कों के लिए, गटरों के लिए, नल के पानी के लिए, हमारे प्राइमरी स्कूल के लिए इस्तेमाल होना था, वो उस तरफ शोबाजी जो खूबसूरती के लिए इस्तेमाल हो रहा। और ऊपर से तुर्रा ये था कि उन्होंने माइक में बोल दिया था पानी हमने लाए, हम बेच डाले, हमारा बस चलेगा तो हम किला भी बेच डालेंगे। इनके कुर्सी के लिए ये किला क्या, आवाम क्या, किसी भी कौम का सौदा कर देंगे। इसलिए ये इलेक्शन जो है हम लोगों ने इस बुनियाद पे लड़ा है कि मालेगांव शहर में आने वाले बेहतर मुस्तकबिल के लिए, मालेगांव शहर पर जो नजर होती है हिंदुस्तान के दूसरे मुल्क, दूसरे लोगों की, जिस तरह वो देखते हैं, एक लैंड जिहाद का नाम बोला करते हैं। वो एक छोटे से एमएलए वो ये बोलते हैं कि मालेगांव शहर में लैंड जिहाद का मामला है। हम लोगों ने ये तय किया है कि आप लोगों की ताकत, आप लोगों की दुआएं और आप लोगों के साथ अगर हम लोग असेंबली में समाजवादी पार्टी से चुनकर जाते हैं तो आने वाले वक्त में जो जगह लेआउट बिनशेती नहीं है उसको अपने घर का मालिक, 7/12 का मालिक बनाने का काम, जिस तरह निहाल साहब गुंडेवार का कानून के लिए कोशिश करते थे, वो अब कानून बंद खत्म हो गया है। लेकिन तुम समझ लो, अगर तुम ये समझते होंगे कि हम हमारे घर के मालिक नहीं है, हम 7/12 उतारा नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला, ऐसा नहीं है। एक योगी है जो यूपी में सिर्फ लोग अपने घर के मालिक है लेकिन तामीर के लिए परमिशन नहीं लिए, या जो परमिशन लिए तो उसे 2 इंच भी ज्यादा बना लिए तो वो पूरी 7-8 मंजिला इमारतें तोड़ डालते हैं। उनको बहाना चाहिए अक़लियत पे हमला करने का। अगर तुम लोगों की जमीनें, अपने घर अपने नाम पे नहीं हुए तो समझ लो अगर कोई इस तरह का जालिम मुख्यमंत्री मालेगांव में आ गया तो हमारी घर से हम घर से निकाले जाएंगे। रोजगार का जो मामला है उसके लिए सोचा है कि मर्दों के लिए और औरतों के लिए भी, औरतों के लिए इसलिए कि अब महंगाई का वक्त है, अकेले मर्द से घर नहीं चलता। अगर औरत घर बैठे 4 पैसे कमा लेगी तो बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए वो काम आएगा। ऐसा काम जो घर बैठ के वो कर पाए, उनको रोजगार देने का काम। जो स्कूलें हैं, जो प्राइमरी स्कूलें आज खंडर हो गई है, वही प्राइमरी स्कूलों से लोग पहले पढ़कर टीचर, वकील, डॉक्टर बने, लेकिन अब वहाँ का निज़ाम खराब हो गया। उसके लिए बेहतर इंतजाम करना। आपको मालूम है भिवंडी के एमएलए, जो लोग इंस्टाग्राम, यूट्यूब चलाते होंगे, वो रईस शेख का चैनल देखें। रईस शेख ने भिवंडी की 21 स्कूलों को जो खंडर बनी थी, एमएलए रहते हुए इतनी आलीशान बना दी कि शायद ही कोई प्राइवेट स्कूल भी वहाँ की होंगी। आप देखना इंस्टाग्राम में, अगर देखते होंगे तो रईस शेख के चैनल को देखना। और तालीम सस्ती हो, ऐसे कि सब अपने लोग बच्चों को तालीम दे पाए, अच्छी स्कूलों में दे पाए। और सबसे बड़ी बात है हमारा दबदबा, यानी मालेगांव शहर में जो दबदबा था हमारा नदी के इस पार वालों का, कि पुलिस भी निहाली वर्कर से घबराता था, केस करने के लिए लोग डरते थे। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि बिला वजह लोगों को केस में परेशान करते हैं। अगर कोई 2 पार्टी में लड़ाई होती है और आपसी समझौता हो भी जाता है, दोनों जाके पुलिस स्टेशन बोलते हैं कि हम लोगों का कॉम्प्रोमाइज हो गया, तब भी पुलिस अलग से पैसे मांगती है। होता है ना ऐसा? तो इससे बचने के लिए दबदबे की जरूरत है। पुलिस को ये मालूम होना चाहिए कि तुम नौकर हो। निहाल साहब कलेक्टर के ऑफिस में जाते थे तो उनको बोलते थे तुम हमारे नौकर हो, हम आवाम हैं और तुम हमारे नौकर हो। तो ये साहब नहीं, निहाल साहब कलेक्टर को बोलते थे कि तू हमारा नौकर है। यह दबदबा मालेगांव शहर में वापस चाहिए। वो दबदबा वापस चाहिए कि हमको हमारे ईद मिलादुन नबी के जुलूस का रास्ता न बदलना पड़े। जुलूस निकालने के लिए, परमिशन के लिए 10 बार पुलिस स्टेशन के धक्के न खाना पड़े। हमारी मस्जिदों में कोई यात्री आकर बाहर डीजे बजाए, इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए उनकी। अगर पुलिस चाहती तो डंडे मार देती, कोई मस्जिद के सामने नहीं खड़ा होता।
ना तरावी में खलल आता। हम किसी की मजहबी मामलात में दखल नहीं देना चाहते, किसी को बुरा नहीं बोलना चाहते, लेकिन हम वहाँ ये भी चाहते हैं कि हमारी जब नमाज हो, हमारी ईदगाह पे हम जाएं तो हमको भी कोई तकलीफ न दे। जब वो यहाँ से यात्री जाएंगे तो हम उनको शरबत भी पिलाएंगे, ठंडा पानी भी पिलाएंगे, लेकिन जब हम वहाँ जाएं, वो हमारी मस्जिदों के सामने से जाएं तो हमारी नमाजों में खलल न पैदा हो। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा दबदबा कायम हो। आने वाला इलेक्शन ये सारी बातों को तय करने के लिए है। देखो, यहाँ बैठ के मुझे लोग बोले कि मेरे साथ 7 भाई 70 भतीजे ये नहीं है, मैं अकेली हूँ बुलंद इकबाल के इंतकाल के बाद से, और ये इलाका जो है ये साथी निहाल अहमद साहब का इलाका है। तुम लोग कहीं ना कहीं मेरे अपने हो, तो तुम ये इलेक्शन को अपना इलेक्शन समझ के लड़ो। आने वाले वक्त में बेहतर मुस्तकबिल के लिए और तुम्हारी सेफ्टी के लिए ऐसे लोग जो कानून समझते हो, ऐसे लोग नहीं जो खड़े होके बोल दें, आलिम फाजिल होके बोल दें हिंदुत्व को तो हमने बचाया। हिंदुत्व का मतलब ही उनको समझता नहीं होगा, वो बोल देते हिंदुत्व को हमने बचाया। तो वक्त जरूरत ये है कि मालेगांव शहर को एक साथ मिलके, खास तौर पे अपने घर की औरतों को भी ये समझाएं। आप सब 12 नवंबर में भी मुझको देख चुके हो कि जितने मर्द लीडर थे सब अपने घर में बैठे हुए थे। मैं बार बार ये बोलती हूँ कि मैं ही अकेली मर्द थी जो मैं सड़क पे लड़ रही थी, और अल्लाह न करे कि ऐसा वाकया दोबारा हो। इसको बचाने के लिए तुमको मजबूत ताकतवर लीडरशिप की जरूरत है। और मालेगांव शहर में, ये शहर साथी निहाल अहमद साहब का है। अगर मैं इलेक्शन लड़ रही हूँ तो ये समझ लो निहाल साहब की जो बुजुर्ग हैं वो समझ ले कि मैं उनकी ही बेटी हूँ। तुम समझ लो कि तुम्हारी बहन हूँ, तुम्हारी साथी हूँ। तुमको मेरा इलेक्शन ऐसा ही लड़ना है जैसे तुमने खुद का लड़ा, खुद का समझ कर लड़ना है। मेरे साथ कोई बहुत बड़ा खानदान, मेरे साथ बहुत बंदूक चलाने वाले और तलवार चलाने वाले भाई भतीजे नहीं है। मेरे साथ तुम ही हो। जो मैं कलम चला सकती हूँ, तुम मुंह चला सकते हो, और ओट से अपने हाथ में ओट दबा सकते हो और आमादा कर सकते हो पूरे इलाके के लोगों को कि क्यों हमको समाजवादी को वोट देना है। यहाँ से लेके बम्बई तक, बम्बई से लेके दिल्ली तक, लखनऊ तक, अगर किसी की आंख में, बीजेपी की आंख में आंख डाल के कोई देखता है तो वो समाजवादी अखिलेश यादव है। अयोध्या में जो एमएलए बने अवधेश पासी, वो पहले एमपी बने, वो पहले एमएलए थे। उनकी जगह इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हुआ। 10 जगह में से 9 जगह का इलेक्शन उन्होंने डिक्लेयर किया इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन अयोध्या का नहीं किया। क्यों? कि उनको डर था कि अयोध्या फिर हार जाएंगे। ये ताकत, ये डर सिर्फ अखिलेश यादव का है। हमको मालेगांव शहर में वही दबदबा बनाना है। ऐसा ना हो कि कोई जालिम हम पर आकर हुकूमत करे और हम हमेशा सब्र का काम करें। सब्र हो चुका, लेकिन अब हमको हमारा हक चाहिए। हम कुछ उनसे ज्यादती नहीं चाहते, जो हमारा हक है, हम जितना टैक्स भरते हैं हमको उतना काम चाहिए। मेरे एक भाई ने मुझे ये दुपट्टा पहनाया, मुझे बताए साजिद भाई कि वो हफ्ते भर से पैसा जमा कर रहे थे ये दुपट्टा खरीदने के लिए। मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, अनवर भाई की, कि उन्होंने ये मेरे लिए खरीदा। ये मैं सिर्फ इसको एक दुपट्टा नहीं मान रही हूँ, मैं ये मान रही हूँ ये उनकी शफकत, उनकी दुआएं, उनकी मोहब्बत है मेरे साथ। और जिनके साथ शफकत मोहब्बत होती है उनको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं होती। आप लोग, मैं आप लोगों से चाहती हूँ कि मुझसे वादा करें कि आने वाले इलेक्शन में आप मेरे लिए ऐसा इलेक्शन लड़ेंगे जैसा खुद के लिए लड़ेंगे ना। मैं ये उम्मीद लेके जाती हूँ कि मैं दोबारा बहुत ज़्यादा वक्त आप लोगों के साथ नहीं दे पाऊँगी, लेकिन ये उम्मीद करती हूँ कि इलेक्शन के दिन इस तरह, और वो कोई गुंडागर्दी, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। उनके ऊपर खुद इतने केस हो गए कि वो केस के मारे इधर उधर भागते फिर रहे। अगर तुम्हारी तरफ से 1-2 केस हो गया तो वो जेल में बैठ जाएंगे। किसी के, वो तुमसे डरेंगे कि कहीं ये लोग केस ना कर दे। इसलिए किसी से कोई डरने की ज़रूरत नहीं, और निहाली किसी से डरता नहीं। आने वाला इलेक्शन में आप मेरे लिए दिलो जान से मेहनत करेंगे, ये उम्मीद के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ।